नाजरीन, आगाज़ में जो है ना, सबसे पहले हालात वाक़यात मामलात के मुताबिक मैं दुआ करता हूँ कि मेरे रब हम सब की जो औलादें हैं उनको हिदायत अता फरमा और वो वालदैन के फरमा बरदार बने और अपने वालदैन की इज़्ज़त, माशरे की इज़्ज़त को बरकरार रखने के लिए अपने फ़राइज़ को अंजाम दें। तमाम, मैं एक उस्ताद भी हूँ, मेरा ताल्लुक़ तालीम व तदरीस के शोबे से भी है। बहुत सारी मुख्तलिफ़ उम्र के बच्चों को पढ़ाता हूँ, लेकिन ज़्यादातर पक्की उम्र के लोगों को पढ़ाता हूँ जो दुनिया के हक़ाइक़ से वाकिफ़ होते हैं, लेकिन उसके बावजूद गलतियाँ सबसे हो जाती हैं। यहाँ साथ साथ मैं इस मुल्क के वालदैन के लिए भी ख़ास दुआ करना चाहूँगा कि या अल्लाह उनको भी हिदायत दे, उनकी बसीरत में इजाफ़ा फरमा, ताकि उनको भी इस चीज़ का इल्म हो कि उनकी औलाद की क्या ख्वाहिशात हैं और वो अपनी औलाद की ख्वाहिशात के मुताबिक फ़ैसले करें। मैंने दोनों के लिए दुआ की, क्योंकि यूथ भी सुनती है प्रोग्राम, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करती है यूथ। मैं शायद उन एंकरों के अंदर हूँ जो अभी भी यूथ के अंदर मकबूल है। मैं सिर्फ इतना ज़्यादा इसके ऊपर मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, वजह यह है कि पिछले 3 दिन से हमारा मुल्क मुस्तकिल तौर पर इस बात पे या इस मौजू पे हाईजैक हुआ है, जबकि मौजू का हल, मसले का हल बहुत ही आसान है। यह कह देना, लोगों को ब्लेम कर देना कि औलाद पे नज़र रखो, औलाद को ब्लेम कर देना कि माँ बाप का पास करो, यह बहुत आसान है, लेकिन मसले का हल नहीं। यकीन करें, मुझे बहुत सारे माँ बाप कहते हैं काफ़ी दफ़ा कि बच्चों की इस्लाह करें। मौजू मेरा फ़र्क है प्रोग्राम का, लेकिन आपको पता है मेरी शोहरत की वजह यही है कि मैं हालात, वाक़यात और वक्त के मुताबिक बात करता हूँ। बेटियां सबकी सांझी, अल्लाह ताला सबकी इज़्ज़त की हिफाजत फरमाए, लेकिन लड़कों तक का मैं समझाता हूँ कि लड़कों को भी कहता हूँ, जवान लड़कों को, कि बेटा माँ बाप ने तुम्हारी खिदमत की, तुम जिस मुश्किल में थे तुम्हें उस मुश्किल से निकाला, तुम माँ के पेट में रहे, फिर तुम रींगे, फिर तुमने घुटने के बल चलना सीखा, फिर तुम अपनी टांगों पर खड़े हुए। वालदैन की तुम्हारे लिए बहुत सारी खिदमातें, किसी अजनबी शख्स, किसी लड़की, उसके पीछे अपने वालदैन को बदनाम ना करना बेटा। उनकी इज़्ज़त को हमेशा, उनकी इज़्ज़त को बरकरार रखना। मैं बात ये बड़ी अहम कर रहा हूँ, ये तमाम मेरी जो यूथ देख रही है उनको मैं कह रहा हूँ, क्योंकि यूथ भी प्रोग्राम देखते हैं। मैं देखो खुद इन मराहिल से गुजरा हूँ। ये बाकी सारे जो एंकर हैं ये तो खुद को ऐसे जाहिर करते हैं जैसे ये जन्नत का पासपोर्ट लेकर आए हैं, दुनिया में कभी को गलती नहीं कर सकते, लेकिन मैं बड़ा गुनाहगार आदमी हूँ। आपको अपनी गलतियों से ये बात बता रहा हूँ बेटा कि माँ बाप की इज़्ज़त का हमेशा पास रखना। अगर दुनिया में कोई तुमसे हकीकी मोहब्बत करता है, सबसे पहले तुम्हारी माँ, फिर उसके बाद तुम्हारे बाप का हक है। मेरी बात की एक अहमियत है, एक वज़न है। आई एम नॉट अ हामिद मीर, आई एम नॉट अ शाहजेब खानजादा, आई एम अली नासिर। मैं एक बात कर रहा हूँ, माशरे में मेरी बात की वज़न इस वजह से वज़न है। आगे चलते हैं जनाबे वाला। अब इसी मौजू को थोड़ा सा तब्दील करके ज़रा हमारे सियासतदानों से भी मुखातिब होते हैं। ऑस्टेरिटी हमारी इकॉनमी के लिए बहुत ज़रूरी है। ऑस्टेरिटी माने अखराजात के ऊपर काबू रखना, सादगी का पास रखना, ये लीडर पर भी लाजिम है। और जैसे पहले इमरान खान साहब और उनके दफ्तर के अंदर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जो इंफॉर्मेशन ऑफिसर था वो नोट्स लेता था, अब मैं गुजारिश करूंगा, स्टाफ में तब्दीलियां हो गई होंगी, शहबाज शरीफ साहब के भी जो प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर हैं पीएम हाउस में बैठे हुए, नोट्स लेना शुरू करें ताकि शाम को पुटअप करें। इमरान खान ने मेरी बात नहीं सुनी ना, डब्बू और गोगी की बात सुनी, तो आज हुकूमत में नहीं है। इसलिए आप प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर साहब जो पीएम हाउस में बैठे, आप ये नोट्स लें और शाम को पुटअप करें। और शहबाज शरीफ साहब को यह भी कहें कि अली नासिर प्रोग्राम में कहता था कि डब्बू और गोगी की बात ना सुने, इमरान खान साहब को थोड़ी पढ़ी लिखी आवाम की बात सुने।
एम ये है कि सर उम्रे पे जाना, उम्रे की सादत हासिल करना बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन ऑस्टेरिटी ये डिमांड करती है कि एक स्ट्रगलिंग इकोनॉमी के अंदर आप पब्लिक फंड्स या पब्लिक एक्सचेकर को बर्डन करके ये काम ना करें। इसलिए ये 74 लोगों का जो अंटोराज आप लेकर जा रहे हैं, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि सिर्फ शहबाज शरीफ साहब मेरी बात मानेंगे, मुझे पता है, मैं दिल से बात करता हूं ना, सच्ची बात करता हूं। सर सिर्फ आप और आपकी अहलिया जो हैं या खातून अव्वल जो हैं उनको साथ लेकर जाएं और उम्रा करें, उम्रा की सादत हासिल करें और वापस आएँ। वज़ीर आज़म के लिए अच्छी चीज़ है कि वहाँ जाए, किधर? खाना काबा में जाए, मस्जिदुल हराम में जाए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुज़म्मिल दरूद शरीफ पढ़ो। ये जो है साथ साथ अहम है ये कि वो जाएं, वहाँ मदीना जाएं, मक्का जाएं, वहाँ से हिदायत हासिल होगी। पहले मक्का जाएं, हिदायत हासिल होगी वहाँ से। लेकिन सर इखराजात इतने ज़्यादा अगर आप करेंगे तो आप इखलाकी जवाज़ खो देंगे, और मैं आपको बता रहा हूँ कि इस छोटी सी बात पर हुकूमत डगमगा जाएगी। ठीक है, तो ये काम आप ना करें। मेरी सलाह मशवरा, मेरा सलाह मशवरा आप सुने। और मरियम साहिबा को तो अभी पासपोर्ट मिला नहीं, इसलिए शी इज़ नॉट गोइंग, शी विल गो आफ्टरवर्ड्स। शी शुड ऑल्सो गो विद ए लॉट ऑफ ऑस्टेरिटी। एवरीबडी शुड बी ऑस्टियर। ऑस्टेरिटी इज द रिक्वायरमेंट ऑफ पाकिस्तान राइट नाउ। हमारे मुल्क के अंदर यार खाने को नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। आप सब ये जो बर्गर पप्पू अवाम है ना, ये लोग जानते नहीं है कि गरीब इस वक्त किस सूरत हाल के अंदर है, सफ़ेद पोश इस वक्त किस सूरत हाल के अंदर है। क्योंकि अभी मैं आपको बताऊं, लोग इस तरह हो गए हैं कि वो उनको समझ नहीं आ रहा। जिन लोगों ने ज़िंदगी में कभी हाथ नहीं फैलाया वो तक मांगने पर मजबूर हो गए। जिन्होंने आज तक कभी हाथ नहीं फैलाया वो मांगने पर मजबूर हो गए। क्यों? अमीर हो या गरीब हो, ये एक बात है। पता है, इमरान खान साहब भी प्रोग्राम देख रहे होंगे। इमरान खान साहब, मैं आपको ब्लेम देता हूं, आपकी हुकूमत के दौरान मैं ये कह सकता हूं कि मुसावात के साथ लोग ख्वार हुए हैं, मुसावी तौर पर ख्वार हुए हैं। अमीर से लेकर गरीब आदमी, हर आदमी ख्वार हुआ है महंगाई की वजह से। यह एक मुनफरिद चीज रही है। क्योंकि आप देखें जरदारी साहब के दौर में, नवाज शरीफ साहब के दौर में, मुशर्रफ साहब, हेलो मुशर्रफ साहब क्या हाल है सर, वेले बैठे हैं। आप भी कहते थे ना डाउट हो वार, तो मैं किसी मेरे रब का निजाम ऐसा है जो गुरूर करेगा उसका गुरूर टूटेगा। मुशर्रफ बुरा आदमी नहीं था, मगरूर जरूर था। तो गुरूर जो है ना सर टूट जाता है। मुशर्रफ साहब भी प्रोग्राम देखते हैं और आजकल तो ज्यादा देखते हैं, काम ही कोई नहीं करने के लिए, तो हर उरूज को जवाल है। बात हम ये कर रहे थे कि अभी जो अवाम के मसाइल हैं इनको हल करने के लिए फोकस करें, महंगाई और गुर्बत को ख़त्म करने के लिए फोकस करें, इस पर फोकस करें। और चूंकि अब हमारे मुल्क के अंदर जो है ना पैरेलल सिस्टम चल रहा है, पीटीआई कह रहे हैं हम मान ही नहीं रहे, हम अभी भी इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। यार ये कमाल है, ये मुल्क का मतलब अजीब व गरीब किस्म का निज़ाम है। मुझे आज तक समझ में नहीं आया, लोग मुझसे नाराज़ होते हैं, मैं आप लोगों से नाराज़ हूँ। भाई अभी मुल्क का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ है, अंडरस्टैंड, रियलाइज एंड डाइजेस्ट। लेकिन रोज़ा खोलने के बाद लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, मेरा ज़मीर इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि मैं महंगाई बेरोज़गारी के मुतल्लिक बात ना करूं और इस चीज़ की आगाही न दूं कि माजी की हुकूमतें और पिछली हुकूमत जिसमें शामिल है उन्होंने इस तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। देखिए, गुर्बत का जो आलम है, मैं चाहता यही हूँ कि शहबाज शरीफ साहब इस पर प्राइमरी फ़ोकस करें और मिफ्ता इस्माइल साहब भी इस पर फोकस करें। असल में बात यह है कि मिफ्ता साहब भी बहुत ही अमीर आदमी हैं, अल्लाह ने उनको बहुत ही दौलतमंद घर में पैदा किया है, तो वो जाहिरी बात है उनको भी गरीबों के मसाइल का इतना पता नहीं। इसीलिए मैं चाहता हूं कि अगर कोई मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में बैठा है, देख रहा है प्रोग्राम, वैसे सेक्रेटरी फाइनेंस वगैरह देखें तो अच्छा है, उनके इल्म में इजाफा होगा। और जो कोई प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठा है वो भी देखे ताकि ये बातें समझने की कोशिश करें। शहबाज शरीफ साहब भी इसी तरह बड़े अमीर घर के हैं और शुरू से ही उन्होंने दौलत देखी होगी, तो गरीबों के मसाइल से नावाकिफ़ हैं लोग। देखो, जो बदतरीन जुल्म है ना वो गुर्बत है। ये एक बदतरीन जुल्म है, लोगों को गुर्बत में रखना।
यह पैसा और इसकी कमी इंसान से जो कुछ कराती है वो आप सोच भी नहीं सकते। हर किस्म का कंप्रोमाइज़ अभी गरीब करने के लिए तैयार है। मैं ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता रहा था कि जिन लोगों ने आज तक कभी जुबान से भी तकाजा नहीं किया, आज वो हाथ फैलाने पर मजबूर हो गए। यकीन करें, महंगाई का आलम यह है। मैं आपको बता रहा था, माजी की हुकूमत यानी इमरान खान साहब की हुकूमत मेरी बात नहीं सुनते थे, वो ज़िद में आए हुए थे, अभी भी ज़िद में हैं। भाई देखो, उनकी ज़िद जायज़ है, लेकिन इसके यह माने नहीं है कि जो वो कर रहे हैं वो हक है, वो गलत है। मैंने इमरान खान साहब को बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं समझे। कोई बात नहीं। बात यह है कि गुर्बत बेरोज़गारी को दूर करने के लिए इक़दाम करने की फिलफौर ज़रूरत है, और इकॉनमी को अगर आपने सहारा देना है तो आपने इसी पर फोकस करना है। अब क्यों फोकस नहीं किया? देखिए, बात ये होती है, हमारी तस्वीर के ऊपर 10 लाइक आ जाती हैं, हम पागल हो जाते हैं। मेरे दावत पर अगर 50 लोग आ जाएं, मैं पागल हो जाता हूँ। यकीन करो, इन लोगों के जलसों में हज़ारों लाखों लोग आते हैं। इनका इस तरह से हो जाना ये जायज़ तस्वुर किया जाएगा। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि डाउन टू अर्थ होना चाहिए लीडर को। मैं आपको सही बता रहा हूं, बंदा पागल हो जाता है, बंदे का दिमाग खराब हो जाता है। ये मैं सबके बारे में बात कर रहा हूं, किसी एक के बारे में नहीं। देखो, हमें 10 तस्वीर पे 10 लाइक आती हैं, 100 लाइक आती हैं, हम कितने खुश होते हैं। देखो हम कितने मशहूर हो गए। इन लोगों के लाखों लाखों करोड़ों चाहने वाले दुनिया के अंदर, लेकिन इसके ये माने नहीं है कि हर जो अमल ये कर रहे हैं वो सही। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और मैंने आपसे जज्बाती बातें की, इनको कोई मंतकी रंग देने की कोशिश करेंगे। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। अब हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब शकील रामे साहब, मारूफ मईशतदान है मुल्क के। वेलकम करता हूं आपको शो में। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया। अब शकील साहब, बात कुछ ऐसी है कि क्या वही मुआशी गलतियां दोहराई जाएं जो माजी की हुकूमत ने की थी, और प्रायोरिटीज़ और प्लान के बग़ैर मईशत को आगे लेकर चला जाए, या नाउ इट इज़ हाई टाइम के बैठकर बाकायदा तौर पर एक समत का तयन किया जाए, ऑब्जेक्टिव्स तय किए जाएं और उनको हासिल करने के लिए जो एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए उस पर फोकस करना चाहिए? क्या कहते हैं आप? देखिए, हमारी तो वो हालत है, वो एक शेर है ना, खालिब का पीछे थे कर्ज की मैं और समझते रहे थे कि लाएगी रंग फाका कशी एक दिन, वो इस तरह करके शेर है। तो हमने उसको एज ए स्ट्रेटेजी, एज ए विजन, एज ए पॉलिसी अपना लिया है कि जो भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता। सबने जाके सबसे पहले उधर घुटने टेकने आए IMF पे कि जनाब हमें पैसे दें, किसी ने उधर जाना है, किसी ने उधर जाना है। अब देखिए कितनी बात है, आप जो बात कह रहे थे, आप दिल के बोले हैं ये कि यही जो लोग थे वो कहते होते थे जनाब हमने IMF के गिरवी रख दिया पाकिस्तान को, स्टेट बैंक को, ये वो। अब सबसे पहला विदर उधर कर रहे हैं भी। अगर उनके आपके जो आप देख लें, वो पिछले जो कि 70 साल की आपकी तरीक है, उसमें IMF ने आपको क्या दिया है, क्या लिया है, कि आप उनकी इमदाद की वजह से पाकिस्तान को बेहतरी आई है या नहीं आई है। अगर तो आई आप जाएं, अगर नहीं आई तो आप तरीका ही बदल के देख लें। वो हर तरीका भी कॉल है ना कि एक बिल से मुसलमान मोमन जो है कि दूसरी दफा नहीं डसा जाता, हम तो बार बार डसने चले जाते हैं। तो बात यह है कि जहां पर यही वही बात है कि जिसको हम पंजाबी में कहते हैं डंग टपाओ, बस काम चल रहा है, ठीक है, हमने नहीं वो पॉलिसी पे काम करना कि जिसपे कुछ करना पड़े या ना करना पड़े। अब आप देखें ना, हमारे पास प्रोडक्टिव रिसोर्सेज की बात ही नहीं होती। जो बात होती है फाइनेंशियल सेक्टर ये कर दिया, बैंकिंग ये कर दिया, ग्रोथ रेट भी उसी पे दिखा देती है सारा कुछ। जब प्रोडक्शन सेक्टर की बात आती है वो आप बात नहीं करते। अभी देखेंगे आप, जो कि वर्स्ट इम्पैक्ट निकलने वाले हैं, जो कि अभी क्लाइमेट चेंज हुई है, जिसकी वजह से हमारी गंदम की पैदावार कम होगी इस साल, क्योंकि जो यकदम गर्मी आई है उसने जो कि उसका दाना बन रहा था उसको इम्पैक्ट किया है। एक चीज। दूसरी, आप फिर देख लें कि हमारी इंडस्ट्री कहाँ खड़ी है। चंद वही इंडस्ट्री बात कर देते हैं, यानी कि आज जाके ना वो टेक्सटाइल की ग्रोथ बढ़ गई। भाई आपका टेक्सटाइल का दुनिया में कितना शेयर है ग्रोथ में? अब आइडेंटिफाई तो करें, दुनिया के ग्लोबल जो GDP है, ट्रेड है, उसमें टेक्सटाइल का शेयर कितना है? वो मेरा 6% है, 7% है टोटल। जो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स हैं, जो दूसरी जाने की नई चीजें, उनसे आपका क्या शेयर है? कुछ भी नहीं है। अब अगर आपने ऐसे ही चलते रहना तो फिर अल्लाह हाफ़िज़ है। अब देखिए, और इसी का जो सबसे बड़ा वर्स्ट इम्पैक्ट हमें नजर आना शुरू हुआ है, वो हमारी यूथ की फ्रस्ट्रेशन है। आप यूथ से बात तो करें ना, वो आपको गले पड़ जाते हैं, अब आप पता नहीं क्या बात कर रहे हैं। क्यों?
उनको ना तो कोई डिसेंट जॉब मिल रहा है, ना उनको डिसेंट लाइफ की कोई आगे अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। वो जो उनको पीछे पे लाइन पे लगाता है, कोई मजहब के नाम पे लगा लेता है, कोई एथेनिसिटी के नाम पे लगा लेता है, कोई नेशनलिज्म के, कोई किसी नाम पे उनको लगाया हुआ सबने। तो अब ये जो आहिस्ता आहिस्ता हम एक बड़े, यानी कि अगर हम इकोनॉमिक सिचुएशन को रिवर्स करने की कोशिश नहीं करते, जो कि अभी तक की जो इनकी एक्टिविटी नजर आ रही है उसमें वही नजर आ रहा है जी, ये कर्ज ले लो, ये कर लो, वो कर लो, शॉर्ट टर्म। हमें लॉन्ग टर्म का सोचना है। नहीं, लेकिन टास्क इनको बहुत छोटा मिला है ना शकील साहब। टास्क ये है कि मेरे ख्याल से जो अभी तक अपडेट है वो इस तरह है कि देयर गवर्नमेंट विल नॉट बी completing the tenure. Most people are predicting even if they do they have a very small term. तो इसमें कितना काम करके दिखा देंगे, बहुत छोटा ही तो देखिए मैं हमेशा इस बात मेंटेन करता हूँ, कम से कम पॉलिसी की डायरेक्शन पे तो पहले काम कर लेना। इकोनॉमिक रिवाइवल जो मैंने आपके पास पहले कई दफा बात हुई है, इकोनॉमिक रिवाइवल ना 5-10 साल में मुमकिन है, ना हो सकता है। इसके लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी होती है, जिसके लिए हम इनको बड़ी देर से कह रहे थे यार कोई बैठो, कोई इकोनॉमिक एजेंडा बनाओ अपना, जिसका हमने इनको करके दिया था काम मुख्य पिछली एक गवर्नमेंट को भी, इकोनॉमिक एजेंडा 2047। यार इस पे कंसेंसस क्रिएट करो, आप अपनी पॉलिटिक्स खेलते रहो मगर आप इस पे कंसेंसस कर लो कि ये एजेंडा चलेगा हमारा। अगर आपने ये एजेंडा नहीं बनाना है, अब देखना जितनी दुनिया की आप तारीख पढ़ के उठा के देख लें इकोनॉमी की डेवलपमेंट की, वहां हमको कंटिन्यूटी नजर आती है। ये अमेरिका, ये यूरोप जो आज ये बने होते हैं बड़े इनके फ्री वर्ल्ड और क्या कहते हैं जी कि फ्री इकोनॉमी के जो बड़े बड़े बने होते हैं हमारी वजह से है, आप इनके इनिशियल ईयर्स को पढ़ के देख लें। जो अमेरिका का पहला वजीर खजाना था मिस्टर जेफर थॉमसन, उसने जी बात कही थी, जेफर थॉमसन और अलेक्जेंडर था शायद, उसने कहा था कि अगर हमें एक नेल प्रोडक्शन इंडस्ट्री को भी हमें अगर प्रोटेक्ट करना पड़ा तो हम करेंगे फॉर द ग्रोथ ऑफ कंट्री। तो यार ये हमारे बढ़ाते हैं सारा कुछ खोल। चाइना की मिसाल देख लो आपने वो 40 साल लगा के वो किए हैं, एक स्टेज पे पहुंचे हैं। वो ये नहीं होता कि 2 दिन में हो जाता है, मगर उसके लिए आपको एक पॉलिसी बनानी पड़ती है। लेकिन आपके सामने, आप क्योंकि आप पढ़े लिखे आदमी हैं और काफ़ी आपके इस चीज़ पर, तो आपके सामने मैं टेक्निकल इश्यूज़ रखता हूँ। देखें असल बात ये, पाकिस्तान की ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री जो थी वो पूरी मुस्लिम वर्ल्ड और पूरे एशिया के अंदर इकोनॉमिकली बहुत अच्छी थी। टिल दी लेट 80s पाकिस्तान की ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री, इंडस्ट्रियल ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री, इकोनॉमिक ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री बिल्कुल ठीक थी। ये तो उसके बाद सारे मसाइल पैदा हुए ना। उससे पहले तो हमारा कंपैरिजन हो रहा होता था कोरिया के साथ, हमारा कंपैरिजन हो रहा था और ममालिक के साथ जो कि डेवलप कंट्रीज हैं इस रीजन की। ये बाद में पिछले 30 साल हमारे लिए अनलकी रहे हैं ना, ये तो आप एक्सेप्ट करें। ये इतना लॉन्ग टर्म भी नहीं है सर जी। देखिए ये अनलकी नहीं है, आप इसको कह सकते हैं, ये हमारी अपनी बनाए हुए अनलकी है, हमारा अपना क्रिएट किया हुआ डिजास्टर है ये। अब देखें जो हम बात जिस दौर की कर रहे हैं 60s में जब आप बात कर रहे हैं, तो वहां पर ये शर्त होती थी कि नेक्स्ट 20 ईयर्स में न्यूयॉर्क बड़ा शहर होगा कि कराची बड़ा शहर होगा इकोनॉमिक एक्टिविटी के हिसाब से। तो जनाब हम वहां पे थे। अब यहाँ पर क्यों आए हैं कि यहाँ पर हमारी जो कि रूलिंग एलीट है उसने एक इस मुल्क के साथ जो था कि खिलवाड़ शुरू कर दिया, हमें एक जमहूरियत के पीछे लगा दिया। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड में जो जमहूरियत का सिस्टम चल रहा है ना वेस्टर्न का, मैं तो इसके हक में नहीं हूँ, क्योंकि ये तो एक डिवीजन क्रिएट करते हैं। आप हर लेवल पे जाके आप नेशन बनने नहीं देते हैं। आप जो बात करें डाइवर्सिटी एक और चीज होती है, डेमोक्रेसी एक और चीज होती है, ये तो आपने डिवीजन क्रिएट कर दी ना। अब आप इतनी पार्टीज बन चुकी हैं, अब मुझे एक पार्टी के बंदे के होते हुए आप उसके लीडर के खिलाफ मुझे एक बात कह के दिखा दें, उसे किसी पॉलिसी में नुक्ताचीनी करके दिखा दें। चलो नुक्ताचीनी भी नहीं करना, आपसे मुझे डिफर करके दिखा दें मुझे, वो आपको वहां छोड़ के आएगा तो आपकी अकल टिकाने आ जाएगी कि आपकी एक जुर्रत कैसे हुई कि उसके लीडर के बारे में। देखिए कैसी डेमोक्रेसी की बात करते हैं कि आपका लीडर एक पुरानी क्या चीज है, बाकी दुनिया सारी की सारी पागल है। देखिए सर, आप साइंसदान हैं, मैं स्टैट्स पे बात करूंगा। सीधी बात यह है कि पाकिस्तान ने उन सालों में तरक्की की जब वो वेस्ट के राइट हैंड पे था। जब वेस्ट के लेफ्ट पे जाने की कोशिश की तो उसने इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं की। फैक्ट। अब आप इसको गुलामी कहना चाहते हैं, आप इसको हुक्मरानी कहना चाहते हैं, आप इसको मुफाहमत के, आपकी मर्जी है, बट दैट्स अ फैक्ट। क्या कहते हैं आप? नहीं, मैं नहीं इस चीज पे एग्री करता आपके। उसकी रीजन है, उसकी रीजन ये है कि पाकिस्तान कब लेफ्ट पे हुआ है वेस्ट के। क्या जब 80s में जब हमें ये सारे मेरे थे लेट 80s में और सारे यानी कि 90s में हमें जो IMF के प्रोग्राम मिलते रहे, धड़ाधड़ मिलते रहे, क्या वो हम लेफ्ट के थे वेस्ट के? नो, हम वेस्ट पे नहीं थे, वे लेफ्ट पे नहीं थे, हम उनके राइट भी थे। हमने उनके साथ यानी कि मुशर्रफ के दौर में भी आके भी हमने जो वार ऑफ टेरर उसके साथ लड़ी सारी की सारी, अभी भी लड़ रहे हैं, अभी भी उसका हिसाब जितने माजी नारे मार रहे हैं, अभी हम उसका हिस्सा अभी तक हम उसको बेल आउट कर रहे हैं। बात यह है कि आपकी लीडरशिप क्या सोचती थी उस वक्त, अब क्या सोचती है।
अब आपकी जो रूलिंग एलीट है उसकी सारी तवज्जो यह है कि उसका पैसा बाहर चला जाए, बच्चे बाहर चले जाएं, उसका सारा कुछ बाहर स्टैब्लिश हो जाए। और जो प्रोडक्टिव सेक्टर था आपने उसको बैक पे जाना शुरू कर दिया। आप देख रहे हैं 60s की बात करते हैं, 70s 80s की, आपकी इंडस्ट्री का शेयर क्या था जीडीपी में, आपका एग्रीकल्चर का क्या शेयर था जीडीपी में, आपका यानी कि सबसे सेक्टर छोटा होता था, अब सॉफ्टवेयर सेक्टर तो आपका सबसे बड़ा बन गया है, जिसमें मेन जो 2-3 सेक्टर आते हैं उसमें वो है बैंकिंग सेक्टर और आपका आईटी सेक्टर, कि जिसमें यानी कि मिनिमम जॉब्स क्रिएशन है। आपने एग्रीकल्चर को श्रिंक कर दिया, आपने एग्रीकल्चर को श्रिंक कर दिया और केक में बड़ा पीस करने की कोशिश नहीं की इंडस्ट्री की। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हम ज्यादा ये सर्विस ओरिएंटेड हो गए। जी सॉरी। अब देखिए ना, आईटी सेक्टर है या बैंकिंग सेक्टर है, इसमें ना तो आपकी जो वेल्थ शेयर होती है लोगों के साथ, बल्कि चंद हाथों में कंसंट्रेट होती है, ना जॉब जरा शेयर क्रिएट होती हैं, क्योंकि सेक्टर ही ऐसे हैं। अब आपने आहिस्ता आहिस्ता अपने लोगों को मर्जना शुरू कर दिया। अब दुनिया में जो होता है ना, जो सबसे सेक्टर की तरफ मूवमेंट होती है, पहले वो प्राइमरी सेक्टर में काम करते हैं जिसको हम कमोडिटी मार्केट कहते हैं, उससे मूव होते हैं वो सेकेंडरी में आती है जिसको इंडस्ट्री लेड होती है, थर्ड होती है जो डेवलपमेंट की, जो टर्शरी कहते हैं, जब उसकी साउंड बेसिस हो जाती है हर चीज की, फिर वो जाके यानी कि सबसे सेक्टर को करता है, उसका यानी कि कंसंट्रेट करता है। हमने तो क्या, हमने डायरेक्ट जंप मारा है यानी कि प्राइमरी से टर्शरी की। आज वक्त कम पड़ जाएगा हमारी गुफ्तगू के लिए और मैं चाहता यही हूँ कि आगे आने वाले दिनों के अंदर जनाब शकील रामे साहब मुफस्सिल गुफ्तगू पाकिस्तान की इकॉनमी को रीअलाइन करने के लिए होनी चाहिए और प्रायोरिटीज़ को सेट करने के लिए काविश कोशिश होनी चाहिए। नाजरीन, मेन एम ये है कि इसी गुफ्तगू की रोशनी के अंदर अगर आप देखें जो कि शकील रामे साहब ने की, बुनियादी तौर पर साइंसी तौर पर हमें स्टडी करना पड़ेगा कि हमारी इकॉनमी को किस चीज़ की ज़रूरत, कहाँ पर हमें पैदावार करने की ज़रूरत। गलत मलत नॉनसेंस किस्म की बातें जो कि हमारे यहाँ बाबा टाइप लोग करते हैं कि जनाब यूँ कर दें तो इकॉनमी फिक्स हो जाएगी, ये नहीं होगा। ये टोटकों से ठीक होने वाली चीज़ नहीं है। इसके लिए बाकायदा एक प्लान बनाना पड़ेगा और प्लान के साथ साथ ऑब्जेक्टिव्स तरतीब देने पड़ेंगे और उनको किस तरह से एग्जीक्यूट करना है इसके ऊपर स्ट्रेटजी डिवाइस करनी पड़ेगी। नाजरीन, यहाँ पर प्रोग्राम का ख़त्म हुआ। चाहता है वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। कली नासिर माई टीम को जा दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।